हंटर सीरीज में आप सभी का एक बार बहुत बहुत फिर से स्वागत है मेरे बच्चों। आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पर। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों में मिल सकता है। तो चलिए बिना समय को बर्बाद किए हम लोग सीधा स्विच करते हैं आज के हमारे टॉपिक यानी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पर। हम लोग काफी डिटेल में चीजों को पढ़ने वाले हैं ताकि कोई भी सवाल आपके एग्जाम में अगर आता है तो उसके छूटने का कोई गुंजाइश बचेगा ही नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, और कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो इस लेक्चर को देख रहे होंगे जिन्होंने चैप्टर के नाम में तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज सुना होगा लेकिन उनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं होगा कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहते किसको है। तो मैं जो भी बातें बता रहा हूं उनको गौर से सुनिए। आखिरी में हम लोग वेंट ऑफ फैक्टर भी पढ़ेंगे और वेंट ऑफ फैक्टर में यह भी बताया जाएगा आपको कि किस प्रकार का सवाल आपके एग्जाम में, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो एक बार स्वागत कर लेते हैं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यस केमिस्ट्री पर। और अभी तक का जो भी लेक्चर है हंटर सीरीज का, उम्मीद करते हैं कि आप सभी ने देख लिया, और नहीं देखा है तो जरूर देखें क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में काफी ज्यादा आपको मदद मिलेगा। चलिए अब हम लोग आते हैं हमारे टॉपिक पर। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहते किसको हैं। सुनिए, जब हम लोग हेनरीज लॉ पढ़ रहे थे तो हम कह रहे थे कि हेनरीज लॉ तभी एप्लीकेबल होगा जब हम किसी पर्टिकुलर लिक्विड के अंदर गैस को डिसॉल्व करेंगे। राउट्स लॉ का दो केस था, लिक्विड लिक्विड और सॉलिड इन लिक्विड। आप इस चीज को समझिए कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहला पॉइंट हम सबको ये जानना है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वैसे प्रॉपर्टीज को कहते हैं जो सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूट के नंबर्स पर डिपेंड करेगा, सॉल्यूट के संख्या पे डिपेंड करेगा, सॉल्यूट के नेचर पे डिपेंड नहीं करेगा। यानी ये इस बात पर डिपेंड नहीं करेगा कि सॉल्यूट एनायन है या सॉल्यूट केटायन है या सॉल्यूट का साइज बड़ा है सॉल्यूट का साइज छोटा है, इन सारी बातों पे डिपेंड नहीं करेगा। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वैसे प्रॉपर्टीज हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूट पार्टिकल्स के नंबर पर डिपेंड करेगा, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का जब जब हम लोग बात करेंगे तो हम लोग एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट के अंदर, एक वोलाटाइल सॉल्वेंट के अंदर एक नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को ऐड करेंगे। मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज तभी लागू होगा जब हम लोग एक वोलाटाइल सॉल्यूट को ऐड करेंगे नॉन वोलाटाइल सॉल्वेंट में। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का अगर हम डेफिनेशन देखें तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का डेफिनेशन ये कहता है कि वैसे प्रॉपर्टीज किसी भी सॉल्यूशन का जो डिपेंड करेगा सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूट के नंबर्स पर, डिपेंड ओनली ऑन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन एंड नॉट ऑन द नेचर ऑफ द सॉल्यूट। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, 2 नंबर में अगर आपको ये सवाल मिल जाए कि व्हाट आर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, तो आपको लिखना है वैसे प्रॉपर्टीज यानी दोज प्रॉपर्टीज which depends या those properties of solution which depends only on number of particle not on nature of particle। ठीक है, एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाता हूं कि सिर्फ संख्या पे डिपेंड करता है। तो अगर मान लीजिए कि मेरे पास सॉल्वेंट के तौर पर वाटर है, ठीक है। अब इस वाटर के अंदर मैं एक तरफ 1 मोल ग्लूकोज ऐड करता हूं और दूसरी तरफ इसी वाटर के अंदर मान लीजिए मैं 1 मोल शुगर ऐड करता हूं। तो आपको पता है कि दुनिया में हम कोई भी सब्सटेंस लेंगे तो 1 मोल के अंदर पार्टिकल का संख्या फिक्स होता है। अगर नहीं पता है तो सुनिए, दुनिया में हम कोई भी सब्सटेंस अगर लेंगे 1 मोल, तो 1 मोल का मतलब होता है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 उसका एंटिटीज। मतलब कोई भी चीज अगर 1 मोल है मतलब उसका संख्या इतना होगा। इसी को एवोगैड्रोस नंबर या Na से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब मुझे बस यहाँ पर ये बताना है आपको, मोल कॉन्सेप्ट को यहाँ नहीं लाना चाह रहा हूं, बस ये बताना है कि सॉल्वेंट हमारा वाटर है लेकिन सॉल्यूट दोनों केस में 1 मोल है, मतलब सॉल्यूट का संख्या दोनों केस में फिक्स है। तो कोई भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी 1 मोल ग्लूकोज का उतने ही पानी में और 1 मोल शुगर का उतने ही पानी में बराबर होगा। बराबर होने का वजह क्या है
कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या है, दोनों केस में सेम है। तो अभी तक हमने क्या जाना, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वैसे प्रॉपर्टीज को कहते हैं, किसी भी सॉल्यूशन के वैसे प्रॉपर्टीज जो सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूट के नंबर्स पर डिपेंड करता है। अब हम लोग आगे चलते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कब लागू होगा या कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का चर्चा कब चलेगा। तो सबसे पहले सॉल्वेंट वोलाटाइल होना चाहिए, मैंने पहले बता दिया। सॉल्यूट नॉन वोलाटाइल होना चाहिए, पहले बता दिया। सॉल्वेंट वोलाटाइल और सॉल्यूट नॉन वोलाटाइल मतलब पानी में अगर आप चीनी डाल रहे हो तो भी ये भी एक उदाहरण है जिसमें हम लोग वोलाटाइल सॉल्वेंट में नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को ऐड कर रहे हैं। पानी में नमक डाल रहे हो, ये भी एक एग्जांपल है जिसमें सेम काम कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सॉल्यूशन शुड बी डाइल्यूट। सॉल्यूशन डाइल्यूट होना चाहिए, मतलब उसमें सॉल्वेंट का अमाउंट ज्यादा होना चाहिए। अगर सॉल्यूट का अमाउंट ज्यादा होगा तो हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का चर्चा नहीं करेंगे वहां। नेक्स्ट है कि सॉल्यूट पार्टिकल्स एसोसिएट और डिसोसिएट नहीं होना चाहिए। देखिए, एसोसिएट का मतलब होता है टूटना और डिसोसिएट का मतलब होता है जुड़ना। और अगर डिसोसिएट या एसोसिएट होगा तो हमें उस केस में वेंट हॉफ फैक्टर का इस्तेमाल करना पड़ता है। मेरी बात फिर से सुनिए, हम लोग ये बात कर रहे हैं कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को समझने के लिए जो सॉल्वेंट होना चाहिए वो एक वोलाटाइल मतलब भाप बनने वाला सॉल्वेंट चाहिए, और जो सॉल्यूट होना चाहिए वो नॉन वोलाटाइल मतलब जो आसानी से भाप में कन्वर्ट नहीं हो सके वैसा होना चाहिए। उसमें भी एक कंडीशन है कि सॉल्यूट का जो पार्टिकल होना चाहिए वो टूटना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम एक पार्टिकल पानी में डालें और पानी में टूट के वो दो पार्टिकल हो जाए। और अगर ऐसा होता है तो वैसे केस में हमें किसका यूज करना पड़ेगा, वेंट हॉफ फैक्टर का। वेंट हॉफ फैक्टर से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। वेंट हॉफ फैक्टर को हम आज के क्लास के लास्ट में पढ़ेंगे, लास्ट टॉपिक हमारा वेंट हॉफ फैक्टर ही है। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज किसको कहते हैं, वैसे प्रॉपर्टीज जो सॉल्यूशन के संख्या पे नंबर्स पर डिपेंड करे, नेचर पे डिपेंड नहीं करे। और अब हालांकि ऑब्जेक्टिव में तो ये तक सवाल पूछता है 4 ऑप्शन दे करके कि इन चारों प्रॉपर्टीज में से कौन कौन से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं या कौन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज नहीं है। तो अगर मैं बात करूं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के टाइप्स की, तो कोई भी बच्चा अगर एक बार भी इस टॉपिक को पढ़ा होगा तो उसको ये बात बिल्कुल पता होगा कि 4 टाइप्स के कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं। सबसे पहला RLVP यानी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। यहाँ पे रिलेटिव का मतलब रिश्तेदार नहीं है, कुछ और है, अभी पता चलेगा। रिलेटिव का मतलब रिश्तेदार नहीं है। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन का मतलब होता है बढ़ना यानी बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ जाना। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन का मतलब घटना, बॉइलिंग पॉइंट का घटना। और नेक्स्ट है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो सबसे पहला तो RLVP है, उसके बाद मैं फिर से बता दूं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और अगला है ऑस्मोटिक प्रेशर। और आज का हमारा टारगेट इन्हीं चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को एक एक करके पढ़ना, इनको समझना। हमें क्योंकि हम ये सीरीज को लेकर के आए हैं आपके सब्जेक्टिव को बेहतर करने के लिए, तो 2 मार्क्स में आपको इन चारों में से किसी का भी डेफिनेशन पूछ सकता है, और डेफिनेशन के इर्द गिर्द जो भी सवाल बनेंगे हम आगे उसको डिस्कस करेंगे। हालांकि डेफिनेशन के साथ साथ आपको इन चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का इक्वेशन यानी फॉर्मूला भी पता होना चाहिए। आइए सबसे पहले कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पर चलते हैं जिसका नाम है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। समझते हैं। देखिए, मैं तो आपको इस तरीके से बता दूंगा सारे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की आपको किसी का भी डेफिनेशन रटने का जरूरत नहीं है, नाम से ही सबका काम हो जा रहा है। जैसे टर्म का नाम है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव का मतलब यहां पर होता है तुलना यानी कंपेयर करना, और लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का मतलब है वेपर प्रेशर का घट जाना। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का क्या मतलब है, वेपर प्रेशर का घट जाना। तो अब मेरी बात को सुनिए, जब हम लोग किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट के अंदर नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को ऐड करेंगे तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, उस सॉल्यूशन का पहले के कंपैरिजन में घट जाएगा, और इसी वेपर प्रेशर के घटने को बोलते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अभी रिलेटिव नहीं आया है, अभी रिलेटिव को ऐड नहीं करेंगे। एक बार फिर से सुनिए, आप शायद भटक गए,
आप मेरी बात को ठीक से सुने नहीं, एक बार फिर से सुनिए कि मेरे पास मान लीजिए कोई पर्टिकुलर सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट है मतलब अकेले है, कोई लिक्विड है ना, कोई पर्टिकुलर सॉल्वेंट है, ठीक है। और सॉल्वेंट है तो इसका कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर होगा, सॉल्वेंट अकेले है। और मैं बताया हूं पिछले लेक्चर में कि जब कोई अकेले होता है तो उसके वेपर प्रेशर में ऐसे चंदन लगा देते हैं, पी नॉट से डिनोट करते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, प्योर वेपर प्रेशर। अगर हम लोग इस पार्टिकुलर सॉल्वेंट में, ये जो पार्टिकुलर सॉल्वेंट है, और सॉल्वेंट भी कैसा सॉल्वेंट है, वोलाटाइल सॉल्वेंट, इस पार्टिकुलर सॉल्वेंट में अगर कोई नॉन वोलाटाइल क्या ऐड कर देते हैं, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को ऐड कर देते हैं, ऐड कर दिया तो होता यह है कि इसका जो रिजल्टेंट वेपर प्रेशर होता है वो घट जाता है। अच्छा एक बात बताइए, क्या अब इस यहां पर जो वेपर प्रेशर होगा इसको हम प्योर वेपर प्रेशर कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? अगर आप लोग कमेंट कर सकते हैं तो अभी कमेंट करके बताइए कि इसके वेपर प्रेशर को प्योर वेपर प्रेशर कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं। तो सर यहां पर आपने बताया था कि प्योर वेपर प्रेशर तभी कहलाता है जब कोई लिक्विड अकेला होता है, लेकिन हमने सॉल्यूट को ऐड कर दिया, अब ये अकेले नहीं है, तो इस केस में जो वेपर प्रेशर होगा उसको प्योर वेपर प्रेशर नहीं कहेंगे, इसको पार्शियल वेपर प्रेशर कहेंगे, और इसको सिर्फ पी से डिनोट कर देते हैं, इसमें चंदन नहीं लगाना है, ठीक है। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को अब समझते हैं। स्टेटमेंट ये है कि जब किसी वोलाटाइल सॉल्वेंट में हम लोग नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं, अब ऐसा भी सोच सकते हो कि पानी में नमक ऐड करते हैं, पानी में चीनी ऐड करते हैं, तब जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन मिलता है उसका वेपर प्रेशर क्या होता है, घट जाता है। कितना घट गया, कितना घट गया, उसको बोलते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो आइए हम लोग सबसे पहले यहां पर निकालते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कितना होगा, मतलब वेपर प्रेशर कितना घट गया। तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कितना घट गया, पहले था पी नॉट और अब हो गया है पी, तो इतना घट गया सर, पी नॉट में से क्या कर दो, पी को घटा दो, ठीक है। लेकिन हमें यहां पर लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर नहीं निकालना है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर निकालना। और रिलेटिव का मतलब हो गया पहले के कंपैरिजन में, और पहले कितना वेपर प्रेशर था, पी नॉट। तो अगर हमसे पूछे कि भाई रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होगा, अगर हमसे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पूछ ले, यानी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पूछ दे, तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है पी नॉट माइनस पी, और रिलेटिव मतलब पहले के रिस्पेक्ट में, तो डैश करके पी लगा देंगे। तो इसी को हम लोग कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, पी नॉट माइनस पी अपॉन पी नॉट, जहां पर पी नॉट हो जाएगा वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, जब सॉल्वेंट अकेला था उस टाइम का वेपर प्रेशर, और पी है पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, है ना, यहाँ पे पी नहीं, पी नॉट, पहले कितना था पी नॉट, तो पी नॉट माइनस पी अपॉन पी नॉट, यही है हमारा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर निकाला, और जो प्योर वेपर प्रेशर था उसको कहां रख दिया, नीचे। तो अगर आपसे 2 मार्क्स में पूछता है कि व्हाट इज या डिफाइन आरएलवीपी, तो आपको बस इतना लिखना है कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज द रेशियो ऑफ, रेशियो है किसका, रेशियो है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर और प्योर वेपर प्रेशर का। ऊपर लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है कि कितना वेपर प्रेशर घटा है, तो इट इज रेशियो ऑफ लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्वेंट टू द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, मतलब इट इज रेशियो ऑफ लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में कितना वेपर प्रेशर कितना घटा है से डिवाइड कर देंगे प्योर वेपर प्रेशर को, तो ये आ गया आरएलवीपी। चलिए अब हम लोग आगे अगर चले तो आरएलवीपी को हम लोग अभी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के टर्म्स में लिखेंगे, और यहीं पर एक बहुत खास टर्म आता है, या आरएलवीपी का एक फॉर्मूला तो हमने देख लिया, पी नॉट माइनस पी अपॉन पी नॉट, लेकिन अभी सिलसिला आगे भी चलेगा। आइए इस सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए हम ऐसा मान लेते हैं कि जो हमारा सॉल्वेंट है वो है ए, और जो हमारा सॉल्यूट है यह है बी। हमने राउट्स लॉ में ये बात पढ़ा था, आप जाके देखिएगा, राउट्स लॉ हमने 2 केस के लिए पढ़ा था ना। दूसरा केस क्या था कि जब किसी वोलाटाइल लिक्विड में किसी नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को ऐड कर देंगे, तो हमने पढ़ा था कि टोटल प्रेशर बराबर हो जाएगा काई यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट यानी काई ए
इंटू प्योर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, काई ए पी नॉट ए के बराबर हो जाएगा। ये हमने पहले पढ़ा है भैया। अगर आप राउट्स लॉ लगाओगे और फॉर्मूला लगाओगे काई ए पी नॉट ए प्लस काई बी पी नॉट बी, तो हमें तो पता है कि बी नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट है, और नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट है, भाप बनेगा नहीं, तो बी का प्योर वेपर प्रेशर कितना होगा? जाहिर सी बात है सर 0 होगा। अरे यार बी भापे नहीं बनाएगा, तो बी जब अकेले रहेगा तो उसके भाप का प्रेशर पूछ रहा है, तो भाप बनेबे नहीं करेगा, तो भाप का प्रेशर कहां से होगा? तो पी नॉट बी कितना हो जाएगा यहाँ पर? 0। अब हम लोग आगे चलते हैं। यहां से ये पता चला कि जो टोटल वेपर प्रेशर है, यहां पर जो टोटल वेपर प्रेशर है, टोटल वेपर प्रेशर वो किसके बराबर है? काई ए पी नॉट ए के। अब हमें एक बात पता होगा, इस कंटेनर के अंदर दो कंपोनेंट है ए और बी, तो अगर हम किसी भी पर्टिकुलर केस में सारे कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन को जोड़ दे तो ये 1 के बराबर होता है। तो काई ए को लिख सकते हैं, काई ए बराबर 1 माइनस काई बी, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। तो यहां से हो जाएगा प्रेशर टोटल इक्वल्स टू 1 माइनस काई बी इंटू पी नॉट ऑफ ए, और इसी को आगे लिख सकते हैं, पी नॉट ए को अंदर डाल दें ब्रैकेट में, तो ये हो जाएगा पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए इंटू काई बी हो जाएगा। तो टोटल प्रेशर किसके बराबर आ गया? टोटल प्रेशर आ गया पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए इंटू काई बी के। अब सुनिए, अब रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या था? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या था? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर था पी नॉट माइनस पी अपॉन पी नॉट, और जो यहां पर मिक्स करने के बाद जो प्रेशर था उसी को तो हमने पी लिया था, बाद के प्रेशर को ही पी लिया था, जिसको हमने आगे पीटी मान लिया है। टोटल प्रेशर को क्या मान लिया है इस वाले केस में? पीटी। एक काम करते हैं, इसको हम लोग यहां पर भी पीटी नहीं मान के सिर्फ क्या मानते हैं? सिर्फ पी मानते हैं, सिर्फ पी मानते हैं, पीटी मानने का जरूरत नहीं है, सिर्फ पी मानते हैं। तो आप एक चीज समझिए कि यहां से हम लोग लिख सकते हैं, अगर मान लीजिए हम लोग पी नॉट ए को, पी को उधर भेज देते हैं और पी नॉट ए काई ए को इधर ले आते हैं, तो यहां से लिख सकते हैं पी नॉट ए काई बी इक्वल्स क्या हो जाएगा? पी नॉट ए माइनस पी हो जाएगा ना। अब मान लीजिए कि मैं दोनों तरफ पी नॉट ए से डिवाइड कर देता हूं, पी नॉट ए से इधर भी और पी नॉट ए से इधर भी, तो पी नॉट ए से पी नॉट ए कट गया, और यहां पर क्या बचा? पी नॉट ऑफ ए माइनस पी अपॉन पी नॉट ऑफ ए किसके बराबर हो गया? काई बी के बराबर हो गया। और आप एक चीज देख लीजिए कि जो हमारा आर एल वी पी है वो भी पी नॉट माइनस पी अपॉन पी नॉट है, और यहां पर भी हमारे पास पी नॉट माइनस पी अपॉन पी नॉट है। तो यहां से एक बात साबित हुआ कि जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होता है ना, वो एक्चुअली में मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर होता है। मतलब रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पी नॉट माइनस पी अपॉन पी नॉट तो लिख ही सकते हैं, लेकिन साथ साथ इसी को हम लोग जो भी हमारा नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट होगा उसी के मोल फ्रैक्शन पर लिख सकते हैं। अगर किसी भी स्टेप में अभी भी किसी को दिक्कत है तो वीडियो को बाद में पॉज करके एक बार दोबारा से खुद से ट्राई करना। बाकी बिल्कुल सिंपल टर्म्स हैं, बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने इसको बताया है। एक बात और समझते हैं, इसको थोड़ा और एक्सटेंड करते हैं। देखिए यहां से हमें पता चला कि RLVP बराबर हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट यानी काई बी, और काई बी का जो फॉर्मूला होगा, यानी किसी भी चीज का मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, तो जिसका मोल फ्रैक्शन है उसके मोल्स को ऊपर लिखते हैं और टोटल मोल्स को नीचे लिखते हैं। तो काई बी बराबर हो जाएगा NB अपॉन NA प्लस NB हो जाएगा, यानी RLVP को हम लोग ये भी लिख सकते हैं। और यहां पर हम लोग एक केस पढ़ते हैं कि अगर हमारे पास बहुत ज्यादा डाइल्यूट सॉल्यूशन है, फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, अगर बहुत ज्यादा डाइल्यूट सॉल्यूशन है मतलब सॉल्वेंट का मात्रा बहुत ज्यादा है। सॉल्वेंट कौन है, ए या बी? सॉल्वेंट किसको माने थे? सॉल्वेंट माने थे बी को। तो अगर सॉल्वेंट बहुत ज्यादा होगा तो Na प्लस NB को हम लोग नियरली यहां से Na यानी सॉल्यूट के मोल्स को नेगलेक्ट कर देते हैं, हम लोग Na प्लस NB को सिर्फ क्या ले लेंगे? NB। ऐसा क्यों कर रहे हैं, एक बार मेरी बात को फिर से सुन लो।
हम लोग एक केस मान के चल रहे हैं कि जो भी हमारा सॉल्यूशन है, ये जो सॉल्यूशन है ये बहुत ज्यादा डाइल्यूट है, मतलब इसमें सॉल्वेंट का मात्रा बहुत ज्यादा है। तो सॉल्वेंट कौन है? ए। तो सॉल्वेंट का मात्रा बहुत ज्यादा है तो सॉल्वेंट का मोल्स भी बहुत ज्यादा होगा। एक मिनट, सॉल्वेंट हमने किसको माना है? ए को ना। सॉल्वेंट हमने ए को माना है। ओके ओके, सॉल्वेंट अगर ए को माना है तो बहुत तगड़ा, बहुत ज्यादा डाइल्यूट सॉल्यूशन है, मतलब सॉल्वेंट बहुत ज्यादा है, सॉल्यूट बहुत कम है। तो Na प्लस एनबी को हम लोग किसके इक्वल लिख सकते हैं? Na के इक्वल लिख सकते हैं। Na के इक्वल क्यों लिख सकते हैं समझ में आया ना? देखो B तो सॉल्यूट है और सॉल्यूट का मात्रा बहुत कम है, तो यहां से हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। RLVP का क्या क्या फॉर्मूला है एक बार देख लीजिए, अगर Na प्लस एनबी को Na ही लिख देंगे तो मेरी बात एक बार फिर से सुनिए, देखिए RLVP का क्या क्या फॉर्मूला आया? सबसे पहले P नॉट माइनस P अपॉन P नॉट, ठीक है, और यही इक्वल आया मोल फ्रैक्शन ऑफ, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ सॉल्यूट। देखिए यहाँ पर A और B मान के मैं काम किया हूं तो इसलिए चेक करना पड़ गया, हम डायरेक्ट लिख देते हैं कि जो RLVP है वो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के इक्वल आया, और अगर सॉल्यूशन बहुत ज्यादा डाइल्यूट होगा तो Na प्लस एनबी को हम सिर्फ Na लिख सकते हैं, तो यही किसके बराबर हो जाएगा? मोल्स ऑफ B अपॉन मोल्स ऑफ A के, यानी मोल्स ऑफ सॉल्यूट बट्टा मोल्स ऑफ सॉल्वेंट के, ठीक है। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के ही टर्म्स में लिख देते हैं, ऊपर लिख सकते हैं मोल्स ऑफ सॉल्यूट बट्टा मोल्स ऑफ सॉल्वेंट के इक्वल हो जाएगा। तो ये पूरा फॉर्मूला है RLVP यानी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसका अभी हम लोग आगे यूज करेंगे। एक बार मैं फिर से बता दूं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वैसे प्रॉपर्टीज को कहते हैं जो कि सॉल्यूशन के सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट के सिर्फ और सिर्फ नंबर्स पे डिपेंड करता है, नेचर पे डिपेंड नहीं करता है। उसके बाद RLVP यानी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या है? तो जब हम लोग किसी वोलाटाइल सॉल्वेंट के अंदर नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हैं तो उसका वेपर प्रेशर घट जाता है, और वेपर प्रेशर जो घटता है जब उसका रेशियो निकालते हैं, यानी लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का रेशियो निकालते हैं प्योर वेपर प्रेशर से, तो वही कहलाता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जिसका फॉर्मूला P नॉट माइनस P अपॉन P नॉट मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट या मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मोल्स ऑफ सॉल्वेंट भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं और नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पर चलते हैं, जिसका नाम है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। मैं आपको बता दूं कि आपको ये भी रटने का जरूरत नहीं है, आपको बिल्कुल भी इसको रटने का जरूरत नहीं है। इसका नाम है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो एलिवेशन का मतलब होता है बढ़ना, तो आप डायरेक्ट याद रख सकते हो कि जब जब किसी वोलाटाइल सॉल्वेंट के अंदर नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को ऐड करेंगे तो जो सॉल्यूशन तैयार होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, और बॉइलिंग पॉइंट के बढ़ने को ही कहते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ध्यान से देखिए, आइए हमारे पास कोई सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट है, तो मानते हैं इसका जो भी बॉइलिंग पॉइंट होगा हम इसको एज्यूम कर लेते हैं T नॉट B है, इसका बॉइलिंग पॉइंट पहले था, इसमें कुछ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट हमने ऐड कर दिया और अब मान लेते हैं कि इसका बॉइलिंग पॉइंट हो गया TB। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का मतलब बॉइलिंग पॉइंट में क्या चेंज आया, यानी डेल्टा TB बराबर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया है, मतलब TB ज्यादा है T नॉट B से। तो कितना बढ़ा है इसको निकालने के लिए TB माइनस क्या कर देंगे T नॉट B। तो इसी को कहते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। फिर से समझिए, नाम है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। आपसे अगर पूछ दिया 2 नंबर में कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट किसको कहते हैं, तो आपको कहना है कि जब किसी वोलाटाइल सॉल्वेंट में नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड कर दें तो जो सॉल्यूशन है, रिजल्टेंट सॉल्यूशन है, उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। बॉइलिंग पॉइंट के इसी बढ़ने के प्रक्रिया को कहते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और बॉइलिंग पॉइंट कितना बढ़ा ये कैसे आएगा, उसके लिए बाद वाले बॉइलिंग पॉइंट में से पहले वाले बॉइलिंग पॉइंट को बस घटा दिए, और क्योंकि ये अकेला है तो अकेले पे चंदन लगता है, इसलिए T नॉट भी है और ये TB है, ठीक है। आपको मैं एक एग्जांपल बताता हूं, जब हम किसी चीज को बॉईल करते हैं, मान लीजिए आप आलू बॉईल कर रहे हैं,
तो कहते हैं उसमें थोड़ा नमक डाल दो बॉईल करते वक्त। नमक के डालने से क्या होगा, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट, वाटर जो कि 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉईल करता है, नमक डालने के बाद 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर पर बॉईल करेगा, और अगर ज्यादा टेम्परेचर पर बॉईल करेगा तो आलू जल्दी बॉईल हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो कि हम ले सकते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के लिए। चलिए अब आगे बात करें, हम लोग एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पे दोबारा से आएंगे, हालांकि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के भी कुछ पॉइंट्स को पहले देख लेते हैं। जैसे सुनिए, उधर मत देखिए, इधर देखिए, कुछ बात बता रहा हूं उसको पहले सुन लीजिए। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आपने समझा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बिल्कुल वैसा ही है, बस एलिवेशन में बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जा रहा है, डिप्रेशन के केस में फ्रीजिंग पॉइंट घट जा रहा है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जब किसी वोलाटाइल सॉल्वेंट में नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन होता है उसका फ्रीजिंग पॉइंट घट जाता है, और फ्रीजिंग पॉइंट के इसी घटने की प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो आइए एक बार फिर से अपने उसी चित्र पर समझते हैं इस चित्र को। भाई तुम अकेले हो, और अकेले हो तो तुम्हारा फ्रीजिंग पॉइंट को या एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को डेल्टा टीबी से डिनोट करते हैं, और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को डेल्टा टीएफ से। अकेले है तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट टी नॉट एफ, सॉल्यूट ऐड कर दिया तो इसका बॉइलिंग पॉइंट टीएफ। हमसे पूछेगा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, यानी फ्रीजिंग पॉइंट कितना घटा है, दैट इज डेल्टा टीएफ, किसके बराबर हो जाएगा। तो फ्रीजिंग पॉइंट क्योंकि घटा है तो इस बार पहले में से बाद वाले को माइनस करना पड़ेगा, तो टी नॉट एफ माइनस टीएफ, और इसी को कहते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डेल्टा टीएफ बराबर टी नॉट एफ माइनस टीएफ। एक था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, दूसरा है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब इन दोनों के इक्वेशंस को भी देख लेते हैं। थ्योरेटिकली हमने दोनों के बारे में समझ लिया। उम्मीद करते हैं कि एग्जाम में अगर आप ये सवाल आए, डेफिनेशन आए, तो आप इसको लिख सको। एक और बात मैं बता दूं कि इसका एग्जाम्पल क्या है कि वैसे जगह पे जहां बर्फ वगैरह पड़ता है वहां रोड पर नमक का छिड़काव किया जाता है। नमक के छिड़काव करने से क्या होगा कि जो भी बर्फ है उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो वो जल्दी पिघल जाएगा। चलो अब आगे बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। हम लोग एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के इक्वेशंस को समझते हैं। सबसे पहले एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को डिनोट करते हैं हम लोग डेल्टा टीबी से, और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को डिनोट करते हैं डेल्टा टीएफ से। समझिए मेरी बात, एक्सपेरिमेंट से ये पाया गया कि डेल्टा टीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलालिटी के, और मोलालिटी को हम लोग स्मॉल एम से डिनोट करते हैं, और डेल्टा टीएफ भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलालिटी के। ठीक है, मोलालिटी के ही जैसा था मोलारिटी। आपसे अगर कोई पूछे मोलालिटी और मोलारिटी में बढ़िया कौन है, तो मोलालिटी है, क्योंकि मोलालिटी टेम्परेचर के साथ नहीं चेंज होता है, लेकिन मोलारिटी जो है वो टेम्परेचर के साथ क्या होता है, चेंज होता है। चलिए अब आगे समझते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोलालिटी के, वहीं जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है वो भी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अच्छा, दोनों तरफ ए सेम चीज लिखा हुआ है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है ना, इसको सही कर लें, यहां पे लिख लेंगे डिप्रेशन इन एफपी फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, दोनों मोलालिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और आपको पता है प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो कांस्टेंट आता है, तो यहां हो जाएगा डेल्टा टीबी इक्वल्स, यहां जो कांस्टेंट आता है इट इज कॉल्ड केबी, और मोलालिटी को स्मॉल एम से डिनोट करते हैं केबी इंटू एम, और यहां हो जाएगा डेल्टा टीएफ इक्वल्स केएफ इंटू एम। तो एक तरफ कांस्टेंट केबी आया, दूसरी तरफ कांस्टेंट कौन आया, केएफ। समझिएगा मेरी बात को, सुनिए। अब यहां जो केबी है, इस केबी को हम लोग बोलते हैं, देखिए मोलालिटी के लिए है, और एलिवेशन वाला केस है तो इट इज कॉल्ड मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। और अगर बात करें केएफ की, तो केएफ को बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, एक है मोलल एलिवेशन कांस्टेंट
दूसरा है मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। अब समझिए, इसी का एक और नाम भी है, इसी को बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट वाले केस को बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट कह रहा हूं मैं, बॉइलिंग पॉइंट वाले केस को बोलते हैं इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट, इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट, और इसको कहते हैं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। याद रखेंगे, क्लियर है। अगर आपसे केबी या केएफ, केबी या केएफ दोनों में से किसी का भी यूनिट पता कर पूछ लेगा तो आप यूनिट क्या बताइएगा? तो यूनिट कभी रटा नहीं जाता, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो। केबी निकालना है तो टीबी को उधर भेज दीजिए, टीबी यानी टेम्परेचर नीचे चला जाएगा, मतलब हम लिख सकते हैं ना कि केबी बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा टीबी अपॉन मोलैलिटी, और डेल्टा टीबी टेम्परेचर है, टेम्परेचर का यूनिट होता है के से केल्विन, और मोलैलिटी का होता है मोल पर केजी, तो नीचे मोल आ जाएगा तो ये हो जाएगा केल्विन मोल इनवर्स, और केजी ऊपर चला जाएगा, हम लोग इसको लिख सकते हैं केल्विन केजी मोल इनवर्स। और यहां भी इसका यूनिट निकालो या इसका यूनिट निकालो, दोनों का यूनिट क्या होगा? सेम होगा। केबी का यूनिट या केएफ का यूनिट, दोनों का यूनिट सेम होगा। अब मान लीजिए कि आप कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज याद करके चले गए, समझ के चले गए, लेकिन आपसे डेफिनेशन पूछ लेगा व्हाट इज मोलल एलिवेशन कांस्टेंट या व्हाट इज मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, क्या इसको रट के जाओगे? क्या सवाल छोड़ दोगे कि सर 10 गो छोड़ के भी तो आना है, छोड़ देंगे क्या हो जाएगा? नहीं, इस सवाल को छोड़ना तुम अफोर्ड नहीं कर सकते हो अगर इस टॉपिक पर इतना मेहनत किए हो तो। सुनो, हमसे पूछ रहा है कि ये केबी क्या है, हम बोलेंगे केबी तो टीबी ही है, लेकिन एक स्पेशल केस का टीबी, मतलब जो केबी है वो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के ही बराबर होगा, लेकिन तब जब मोलैलिटी 1 के बराबर हो जाए। भैया अगर मोलैलिटी 1 पुट कर दोगे तो केबी डेल्टा टीबी के ही तो बराबर हो जाएगा। वही चीज यहां भी बात कर सकते हैं कि मोलैलिटी को अगर 1 के इक्वल पुट कर देंगे तो जो केएफ है वो डेल्टा टीएफ के ही तो बराबर हो जाएगा। तो हम लोग केबी और केएफ का डेफिनेशन भी लिख सकते हैं कि जब मोलैलिटी 1 के बराबर हो, उस कंडीशन का जो डेल्टा टीबी है वही केबी है, उस कंडीशन का जो डेल्टा टीएफ यानी जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है वही किसके बराबर है? केएफ के। और मोलैलिटी 1 कब होगा? जब 1 मोल सॉल्यूट को ऐड करेंगे 1 केजी सॉल्वेंट में। मोलैलिटी का फॉर्मूला तो पता है ना, मोल्स ऑफ सॉल्यूट बट्टा मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, तो दोनों को 1 होना पड़ेगा। तो डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं? डेफिनेशन ये बनेगा भाई, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट का डेफिनेशन ये बनेगा कि इट इज डिफाइंड एज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, मतलब ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ही तो है, लेकिन तब जब 1 मोल सॉल्यूट को 1 केजी सॉल्वेंट में ऐड करेंगे। वहीं दूसरी तरफ केएफ का अगर डेफिनेशन पूछ दे, बोलेंगे ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ही तो है, लेकिन तब जब मोलैलिटी 1 हो, ये भी लिख सकते हो या ये भी लिख सकते हो कि जब 1 मोल सॉल्यूट को 1 केजी सॉल्वेंट में ऐड करेंगे। उम्मीद करते हैं कि ये सारा पॉइंट क्या है, क्लियर है। अब आइए नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पर चलते हैं। हमने 3 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को कवर किया, हमने 3 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को कवर किया भाई। सबसे पहला आरएलवीपी, दूसरा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तीसरा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। आइए ना एक बार सबका फॉर्मूला साथ बोल के लिख लेते हैं। आइए सबसे पहले बात करें, आरएलवीपी बराबर पी नॉट माइनस पी अपॉन पी नॉट, या फिर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, या फिर मोल्स ऑफ सॉल्यूट बट्टा मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। कुछ भी लिख दो, कुछ भी लिख दो। इस दोनों का तो मामला वैसे ही सेट है, ऊपर से ही सेट करवा के आया भाई भाई, है ना, लेकिन लिखेंगे अलग, साथ में नहीं लिखेंगे। डेल्टा टीबी बराबर के बी इंटू एम और डेल्टा टी एफ बराबर के एफ इंटू एम, साथ में कर देते हैं, दोनों भाई भाई है। आ जाओ, एक बच गया ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर, अच्छा एक बात मैं बताता हूं, बच्चे गलती करते हैं एक चीज पर, आपसे पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, और ऑप्शन एक दे देगा ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज नहीं है, ऑस्मोसिस तो एक प्रोसेस है, ऑस्मोटिक प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। ध्यान रखना, बच्चा हड़बड़ा के ओ देख के जो है सीधा मार देता है, यही तथा
यही था, है ना, लेकिन वही नहीं था, कुछ और था। चलो, अब ऑस्मोटिक प्रेशर को समझने से पहले हम लोग ऑस्मोसिस पर आते हैं। ऑस्मोसिस को समझने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि दुनिया में जितनी भी चीजें हैं ना, वो चाहती है कि वो अपने हायर कंसंट्रेशन से अपने लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाए। क्लास में अक्सर मैं इस बात का एग्जांपल देता हूं कि जब आप भोज खाने जाते हो तो ज्यादा भीड़ से, मान लो बफेट सिस्टम वाला है, सिस्टम है, तो ज्यादा भीड़ से लोग चाहता है कि कम भीड़ की तरफ जाएं और शांति से बैठ के खाएं। वैसे ही हर मतलब दुनिया में हर कुछ चाहता है कि वो अपने हायर कंसंट्रेशन से किधर जाए, लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। मतलब अगर पानी में मान लीजिए आप थोड़ा सा रंग मिला देते हो, उसको छोड़ देते हो, तो वो रंग अपने आप पूरे पानी में थोड़ी देर बाद फैल जाएगा और पूरा पानी का कलर एक जैसा हो जाएगा, क्योंकि जो भी पार्टिकल्स था वो अपने आप को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हायर कंसंट्रेशन से लोअर की तरफ जाते जाते। तो आइए हम लोग एक प्रोसेस है जिसको समझते हैं, जिसका नाम है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस एक ऐसा प्रक्रिया है जिसमें हम लोग एक हायर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन लेते हैं, एक लोअर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन लेते हैं और उसको एक मेम्ब्रेन से सेपरेट करते हैं। ये जो बीच में आपको लाइन दिख रहा है ना, इसको कहते हैं ये मेम्ब्रेन है। और ऑस्मोसिस में खास प्रकार के मेम्ब्रेन का इस्तेमाल करते हैं जिसको बोलते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी का मतलब होता है आधा, परमिएबल का मतलब परमिशन, मतलब ये आधा परमिशन देता है। आधा परमिशन का मतलब सॉल्यूट के पार्टिकल को परमिशन नहीं देता है कि तुम पास करो, लेकिन सॉल्वेंट के पार्टिकल को, ये जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, ये सॉल्यूट के पार्टिकल को परमिशन नहीं देता है, लेकिन सॉल्वेंट को देख करके क्या हो रहा है, पिघल जा रहा है, समझ लीजिए। तो एक तरफ हायर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, दूसरी तरफ लोअर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है। ध्यान से सुनिएगा, एक तरफ हायर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, एक तरफ लोअर कंसंट्रेटेड। अगर दोनों को मिक्स कर दीजिएगा ना तो कंसंट्रेशन सबका क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। लेकिन यहां पर हमने मिक्स नहीं किया, हमने इसको एक मेम्ब्रेन से सेपरेट कर दिया। और अगर मेम्ब्रेन के थ्रू सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों पास करने का अलाउ कर दें तो सॉल्यूट सॉल्वेंट इस तरीके से पास करेगा कि जैसा सॉल्यूशन यहां है थोड़ी देर बाद वैसा ही सॉल्यूशन यहां भी हो जाएगा। लेकिन हमने यहां पर मेम्ब्रेन में खास प्रकार के मेम्ब्रेन का इस्तेमाल किया है, विच इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, यानी ऐसा मेम्ब्रेन जिससे सॉल्यूट पास नहीं कर सकता है, सिर्फ सॉल्वेंट पास होगा। तो आप इस चीज को समझिए कि एक तरफ हायर कंसंट्रेशन वाला सॉल्यूशन है, दूसरी तरफ लोअर कंसंट्रेशन वाला सॉल्यूशन। दोनों चाहेगा कि कंसंट्रेशन क्या हो जाए, दोनों तरफ का बराबर हो जाए। लेकिन इस मेम्ब्रेन यानी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इसमें हम लोग सेलुलोज वगैरह का इस्तेमाल करते हैं या पार्चमेंट वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, इस पर चर्चा नहीं करेंगे। ये जो मेम्ब्रेन है ये सिर्फ सॉल्वेंट को यानी छोटे पार्टिकल को पास करने देगा, बड़े पार्टिकल को पास करने नहीं देगा, क्योंकि इस मेम्ब्रेन में जो होल है वो बहुत ज्यादा छोटा है। तो सॉल्वेंट का जो पार्टिकल है वो पास कर सकता है, लेकिन सॉल्यूट का पार्टिकल पास नहीं कर सकता है। तो दोनों तरफ के कंसंट्रेशन को बराबर करने का एक ही तरीका बचा कि इस तरफ से पानी को निकल के इस तरफ जाना पड़ेगा, ताकि दोनों तरफ का कंसंट्रेशन क्या हो जाए, सेम हो जाए। सुनिए मेरी बात को, अगर सॉल्यूट को भी मिल जाए ये छूट कि तुम भी मेम्ब्रेन के थ्रू पास कर सकते हो, तो यहां से सॉल्यूट फ्लो होना शुरू होगा, हायर कंसंट्रेशन से सॉल्यूट निकलेगा और कहां जाना चाहेगा, लोअर की तरफ। लेकिन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इस बात का परमिशन दिया ही नहीं। इसीलिए क्या होता है कि ऑस्मोसिस की प्रक्रिया में जो सॉल्वेंट होता है वो फ्लो करता है। चलिए इसको मैं एक एग्जांपल लेके समझाता हूं। एक तरफ ग्लास में ज्यादा नमकीन पानी है, दूसरी तरफ ग्लास में कम नमकीन पानी है, दोनों के कंसंट्रेशन को सेम करना है। तो एक तरीका है कि ज्यादा नमकीन वाले में से नमक उठा करके कम नमकीन वाले में डालो, या कम नमकीन वाले में से पानी उठा करके क्या कर दो, ज्यादा नमकीन वाले में डाल दो। दोनों संभावना है। अब ये मेम्ब्रेन कहता है कि नमक के साथ कोई छेड़खानी नहीं, तो अब पानी से ही काम चलाना पड़ेगा। तो इसीलिए सिर्फ सॉल्वेंट फ्लो कर सकता है। तो लोअर कंसंट्रेटेड मतलब वो सॉल्यूशन जो कम नमकीन है, जिसमें कम नमक का मात्रा है, वैसे सॉल्यूशन से पानी निकाल के सॉल्वेंट फ्लो होगा हायर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ। और इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या नाम देते हैं भैया, इसी प्रक्रिया को नाम देते हैं ऑस्मोसिस। तो एक बार इसका डेफिनेशन हम लोग पढ़ लें कि द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स कहां से कहां, फ्रॉम लोअर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टू हायर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, और कब तक, until the concentration on both sides become same। जब तक दोनों तरफ का कंसंट्रेशन बराबर नहीं हो जाएगा भैया, तब तक
ये जो सॉल्वेंट है ये फ्लो होता रहेगा और इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। ठीक है, क्लियर है? मैं फिर से बता दूं कि द प्रोसेस ऑफ फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम लोअर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टू हायर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन until concentration on both side becomes same। ऑस्मोसिस का ऐसा बहुत सारा एग्जाम्पल है जो हम अपने रोजाना जिंदगी में देखते हैं, जैसे चना वगैरह शाम को फूलने दिए, रात को फूलने दिए, सुबह जो है वाटर चना के अंदर एंटर कर गया और चना फूल गया, ये भी एक ऑस्मोसिस का प्रक्रिया है। हमारे बॉडी में या कहीं स्किन वगैरह पे स्वेलिंग वगैरह हो जा रहा है, ये भी ऑस्मोसिस का प्रक्रिया है। बहुत सारा ऐसा एग्जाम्पल है, जब हम चैप्टर पढ़ते हैं पूरा तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स के थ्रू गुजरते हैं। तो यही है ऑस्मोसिस। अब ध्यान से सुनिए, हमारा जो चौथा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो ऑस्मोसिस नहीं है, ऑस्मोटिक प्रेशर है। तो सुनिए इधर, हमें पता है कि सॉल्वेंट जो है वो कहां से कहां जा रहा था, लोअर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से हायर की तरफ। तो हायर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की साइड अगर आप प्रेशर लगाना शुरू करो तो प्रेशर लगाओगे प्रेशर लगाओगे प्रेशर लगाओगे तो धीरे धीरे ऑस्मोसिस का जो प्रोसेस है वो स्लो होता चला जाएगा, स्लो होता चला जाएगा। और एक कंडीशन ऐसा आएगा कि ये जो सॉल्वेंट फ्लो कर रहा था इधर वो रुक जाएगा, और इसी प्रेशर को कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। मतलब हायर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ लगाया जाने वाला वो प्रेशर जिससे ऑस्मोसिस का प्रक्रिया रुक जाए, उस प्रेशर को ही कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। और अगर ऑस्मोटिक प्रेशर, जैसे प्रेशर लगा रहे ऑस्मोसिस रुक गया, फिर भी प्रेशर लगाने लग जाओगे तो सॉल्वेंट उल्टा फ्लो करने लगेगा, फिर सॉल्वेंट हायर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से लोअर की तरफ आना शुरू कर देगा, और उस प्रोसेस को हम लोग रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। रिवर्स ऑस्मोसिस अभी नहीं देखेंगे, सिर्फ ऑस्मोसिस देखेंगे। आपको बस इतना याद रखना है, अपने दिमाग को बस इतना बता देना है कि वो प्रेशर जिसके लगाने से ऑस्मोसिस का प्रक्रिया रुक जाए उस प्रेशर को बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। यानी द अमाउंट ऑफ प्रेशर नीडेड टू बी अप्लाइड ऑन द साइड ऑफ हायर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, वो प्रेशर जिसको हायर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के साइड लगाएंगे और ऑस्मोसिस का प्रक्रिया रुक जाएगा, और उसी को बोलेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर को डिनोट करते हैं पाई से। यहां पर भी आइए इसका इक्वेशन देखें तो एक्सपेरिमेंट से पता चला, कह सकते हैं एक्सपेरिमेंटली जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इस बार कैपिटल एम वाला मोलैरिटी है। ऑस्मोटिक प्रेशर मोलैरिटी पर डिपेंड करता है और ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर की। मोलैरिटी को ही हम लोग कैपिटल एम या कंसंट्रेशन से डिनोट कर सकते हैं, सी से भी डिनोट कर सकते हैं, कैपिटल एम से भी डिनोट कर सकते हैं, दोनों चीज सेम ही है। तो यहां पर याद रखेंगे, यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर ध्यान दीजिएगा, हम कह सकते हैं कि जो पाई है वो मोलैरिटी के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, पाई टेम्परेचर के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो हम कह सकते हैं कि पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सी के भी और टी के भी। तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो कांस्टेंट आता है, और कांस्टेंट आएगा तो इज इक्वल टू भी आएगा, और जो कांस्टेंट आता है वो गैस कांस्टेंट आर आता है। तो फॉर्मूला बन जाता है पाई इज इक्वल्स टू सी आर टी, जहां पर आर क्या है, गैस कांस्टेंट है। याद रखना है इस फॉर्मूला में जो आई है वो गैस कांस्टेंट है। ठीक है, चलिए तो टेम्परेचर सवाल में दे रखा होगा, कंसंट्रेशन दे रखा होगा, आर का वैल्यू, आर का दो वैल्यू होता है, एक 0.0821 और एक 8.314, सब कुछ लिखा हुआ होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपके समझ में आ गया ऑस्मोटिक प्रेशर, वो प्रेशर जिसके लगाने से क्या हो जाए, ऑस्मोसिस का प्रक्रिया रुक जाए। अब ऑस्मोटिक प्रेशर, या अभी हम लोग एक बार देख लेते हैं कि हमने क्या क्या फॉर्मूला पढ़ा। आरएलबीपी पढ़ा, पी नॉट माइनस पी अपॉन पी नॉट, और यही मोल फ्रैक्शन ऑफ किसके बराबर होता है, सॉल्यूट के बराबर होता है। और एक और चीज पढ़ा कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट बट्टा मोल्स ऑफ सॉल्वेंट के भी बराबर होता है। डेल्टा टीवी बराबर के बी इंटू एम पढ़ा, डेल्टा टीएफ बराबर के एफ इंटू एम पढ़ा, और पाई बराबर सी आर टी। ये चारों फॉर्मूला हमने देख लिया। चलिए अब आगे चले तो ऑस्मोटिक प्रेशर के आधार पर सॉल्यूशन तीन प्रकार का होता है। ध्यान से सुनिए, बहुत शॉर्ट है, तुरंत आप इस चीज को भी याद कर लोगे। सॉल्यूशन तीन प्रकार का, सबसे पहला आइसोटोनिक। दो सॉल्यूशन आपस में आइसोटोनिक तब कहलाएगा जब दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो। अगर एक सॉल्यूशन का ज्यादा है
दूसरे का कम है, मतलब जिसका ज्यादा है ऐसा कह सकते हैं वो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। और अगर एक सॉल्यूशन का कम है दूसरे से, मतलब दूसरे का ज्यादा है पहले वाले का कम है, तो ये कहलाता है हाइपोटोनिक। तो आइसोटोनिक जब दो सॉल्यूशन हो और दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो, यानी पाई वन जो हो वो किसके बराबर हो, पाई टू के, तो इट इज आइसोटोनिक। हाइपरटोनिक का मतलब पाई वन ज्यादा होगा पाई टू से। और बात करें हाइपोटोनिक का, तो हाइपोटोनिक में क्या हो जाएगा, जो पाई वन है वो छोटा होगा किससे, पाई टू से। अब इसमें एक एग्जांपल दे रखा है कि 0.9% NaCl सॉल्यूशन एंड ब्लड प्लाज्मा। देखिए हमारा जो ह्यूमन ब्लड है उसका अपना ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, और उसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो 0.9% NaCl सॉल्यूशन के बराबर है। मतलब अगर ब्लड और 0.9% NaCl सॉल्यूशन का आप ऑस्मोसिस करवाना चाहोगे तो नहीं होगा, क्योंकि दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर है, सॉल्वेंट का कोई भी फ्लो नहीं होगा। लेकिन अगर आप इसका कंसंट्रेशन को बढ़ाते हो, यानी इसके ऑस्मोटिक प्रेशर को चेंज करते हो, यानी और कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ऑस्मोटिक प्रेशर, मतलब कंसंट्रेशन को अगर बढ़ाओगे तो ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाएगा। तो एक तरफ ज्यादा कंसंट्रेशन वाला सॉल्यूशन होगा, एक तरफ कम कंसंट्रेशन वाला। तो अगर NaCl सॉल्यूशन ज्यादा कंसंट्रेशन वाला लोगे तो हमें पता है कि सॉल्वेंट हमेशा कम कंसंट्रेशन वाले से ज्यादा की तरफ फ्लो होता है। तो हमारे ब्लड प्लाज्मा से सॉल्वेंट निकलेगा और NaCl सॉल्यूशन की तरफ जाएगा। ऐसे केस में जो सेल होगा वो श्रिंक कर जाएगा, ब्लड सेल सिकुड़ जाएगा। नहीं समझे ना, लापरवाही कर दिए, मेरी बात को गौर से नहीं सुने, एक बार फिर से समझो। इधर देखो मैं समझाता हूं तुमको, बिल्कुल समझोगे। मान लो कि एक तरफ हमारा ब्लड सेल, दिस इज ब्लड, और इसको हम कांटेक्ट में ला दिए 0.9% NaCl सॉल्यूशन, मोर है मतलब ज्यादा है, जो कंसंट्रेशन है वो 0.9% से ज्यादा है। मतलब ये जो भी सॉल्यूशन है इसका कंसंट्रेशन ज्यादा है, इसका कंसंट्रेशन कम है, मतलब ये हायर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है और ये क्या हो गया, लोअर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। और हमने ऑस्मोसिस में क्या पढ़ा था कि सॉल्वेंट लोअर से हायर की तरफ जाता है, तो हमारे ब्लड से सॉल्वेंट निकलना शुरू हो जाएगा और NaCl सॉल्यूशन में मिलना शुरू हो जाएगा। और ब्लड सेल से सॉल्वेंट निकला तो ब्लड सेल क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, यानी ब्लड सेल इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में ब्लड सेल श्रिंक कर जाएगा। लेकिन वहीं अगर कंसंट्रेशन लो रखते, कम रखते, तो उस केस में ये हायर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होता। उस केस में जो सॉल्वेंट है वो NaCl सॉल्यूशन से ब्लड सेल की तरफ आता, तो वैसे केस में ब्लड सेल का स्वेलिंग होता, मतलब सेल स्वेल कर जाता। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। ऑस्मोटिक प्रेशर के आधार पर सॉल्यूशन को 3 कैटेगरी में बांटे हैं, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक। इसको ये भी अगर 2 नंबर में पूछ ले तो इसको भी ध्यान रखना है। अब 5 नंबर में जब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पूछता है तो वहां पर एक सवाल दे देता है कि भैया कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, कोई एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी दे देगा और बोलेगा इसका रिलेशन बताइए मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट के साथ, मतलब सॉल्यूट के मॉलिक्यूलर मास और एक पार्टिकुलर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में रिलेशन बताइए। बड़ा सिंपल है, फॉर्मूला याद करवाया हूं ना, तो आओ ना, कुछ करने का जरूरत नहीं यहाँ पे। RLVP और मोलर मास ऑफ सॉल्यूट में अपने को रिलेशन पता करना है। इसमें भी डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास, किसका मोलर मास पता कर सकते हैं हम लोग, सॉल्यूट का। कैसे पता कर सकते हैं, ध्यान से देखिए। हमें पता है कि RLVP जो कि किसके बराबर होता है, P0 माइनस P अपॉन P0। ये जिसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं मोल्स ऑफ सॉल्यूट बट्टा मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, मोल्स ऑफ, इसको लिख सकते हैं ना मोल्स ऑफ सॉल्यूट बट्टा मोल्स ऑफ सॉल्वेंट की। अभी हमने फॉर्मूला डिराइव किया है और आप सभी को पता होगा मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास बाय मोलर मास। ठीक है, तो एक काम करते हैं हम लोग यहाँ पे W1 को मान लेते हैं मास ऑफ सॉल्यूट और W2 को मान लेते हैं गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट। बस W1 W2 मान लिया, बार बार लिखना नहीं पड़े। तो मैं कह रहा हूं RLVP बराबर P0 माइनस P अपॉन P0, और इसी को लिखते हैं मोल्स ऑफ सॉल्यूट बट्टा मोल्स ऑफ सॉल्वेंट।
और मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास बाय मोलर मास। तो अगर सॉल्यूट के लिए लिखना है तो हम लोग लिख सकते हैं गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, जिसको W1 माने हैं, बट्टा मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, और मोल्स ऑफ सॉल्वेंट को लिख सकते हैं W2 गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट बट्टा मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट करेंगे तो उसको ऊपर भेज देते हैं M2। अच्छा, यहां पे ये भी लिख देता हूं मैं कि जो M1 है ये है मोलर मास ऑफ, क्या माने हैं हम लोग, सॉल्यूट, और जो M2 है उसको क्या माने हैं, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो देखिए सवाल ये कह रहा है कि मोलर मास ऑफ सॉल्यूट और RLVP में रिलेशन बताओ। तो RLVP तो ये है P0 माइनस P अपॉन P0, और सॉल्यूट का जो मोलर मास है वो M1 है। तो आपको यहाँ पर कुछ खास नहीं करना है, मैं यहाँ पे कलर चेंज कर ले रहा हूँ। आपको आगे क्या करना है, देखिए हम लिख सकते हैं यहाँ से P0 माइनस P अपॉन P0, ये इक्वल हो जाएगा किसके, W1 इंटू M2 अपॉन M1 इंटू W2। बस कुछ नहीं करिए, M1 को बाहर खींच लीजिए और बाकी सबको उधर भेज दीजिए। तो ये कहीं ना कहीं कुछ इस प्रकार हो जाएगा, यानी मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट किसके बराबर हो जाएगा, P0 माइनस P अपॉन P0, और किससे इंटू करना पड़ेगा बताइए, ऊपर क्या चला जाएगा, W1 ऊपर क्या चला जाएगा, ऊपर क्या चला जाएगा। अच्छा, मॉलिक्यूलर मास को बाहर खींचें तो एक मिनट, जो मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट है वो तो M1 है ना, तो पलट जाएगा ना उधर जाकर के, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, ये उधर चला जाएगा। इसको मैं लिख सकता हूं, यहां बच क्या गया, W1 इंटू M2 अपॉन W2, और ये उधर जाके पलट जाएगा तो ये बन जाएगा P0 अपॉन P0 माइनस P के इक्वल। बस यही है जो अपने को निकालना था। 5 मार्क्स में पूछता है ये भाई, 5 मार्क्स में ये पूछता है कि मोलर मास ऑफ सॉल्यूट और रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में क्या रिलेशन है, तो इस चीज को ध्यान रखेंगे। और सेम चीज मैं एक और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के साथ बता दे रहा हूं, बाकी के साथ आप खुद कर लेना। सेम काम अगर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के साथ करना है तो देखो कैसे किए थे, अभी वैसे ही करते हैं। डेल्टा TB बराबर क्या होता है, KB इंटू M, यही होता है। अब M है मोलैलिटी, और मोलैलिटी का फॉर्मूला यहां पर लिख लेते हैं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और नीचे होता है मास ऑफ सॉल्वेंट, मान लीजिए W से डिनोट करते हैं, मास ऑफ सॉल्वेंट, और मोल्स ऑफ सॉल्यूट को लिख सकते हैं गिवन मास बाय मोलर मास। तो गिवन मास ऑफ सॉल्यूट बट्टा मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट। तो कुछ नहीं करिए, मोलैलिटी की जगह बस इसको लिख दीजिए, ये हो जाएगा KB इंटू, क्या लिख सकते हैं यहां से, क्या लिख सकते हैं यहां से, लिख सकते हैं गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। कौन कौन कौन, डेल्टा TB। कुछ नहीं करिए, बस मोलर मास ऑफ सॉल्यूट को बाहर खींच लीजिए। तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट किसके बराबर हो जाएगा, इसको बाहर खींच लेंगे तो ये हो जाएगा KB इंटू गिवन मास ऑफ सॉल्यूट बट्टा, जो बच गया उसको नीचे डाल दें, जो कि क्या क्या बच गया, देखिए डेल्टा TB और गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट। तो डेल्टा TB इंटू जो गिवन मास ऑफ क्या है, सॉल्वेंट। क्लियर है बात, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, इसलिए मैं इसको डिस्टर्ब नहीं करता हूं, समझ में आ गया ना। डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास था, मतलब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और मोलर मास ऑफ सॉल्यूट में रिलेशन निकालना है। तो जितना भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है ना, सबको हम लोग मोलर मास के टर्म्स में लिख सकते हैं। तो सेम सवाल आपसे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट या ऑस्मोटिक प्रेशर के केस में पूछ सकता है। ऑस्मोटिक प्रेशर पाई बराबर CRT, C मोलैरिटी है, मोलैरिटी को लिख सकते हैं मोल्स ऑफ सॉल्यूट बट्टा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और मोल्स ऑफ सॉल्यूट को लिख सकते हैं गिवन मास ऑफ सॉल्यूट बट्टा मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। मोलर मास को खींच के बाहर कर दो, बाकी सबको उधर भेज दो। चलो अब हम लोग आगे चलें, तो आगे जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है वेन हॉफ फैक्टर। मतलब हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज सारा पढ़ लिया, अब एक ऐसा टॉपिक है जिससे ऑब्जेक्टिव में अगर तुम में से जो भी बच्चा सवाल अटेम्प्ट किया होगा
उसने जरूर ये सवाल पढ़ा होगा कहीं ना कहीं वेंट ऑफ फैक्टर से रिलेटेड, कि 4 ऑप्शन दे देता है और पूछता है किसका वेंट ऑफ फैक्टर ज्यादा है, किसका कम है। चलिए वेंट ऑफ फैक्टर को समझते हैं। वेंट ऑफ फैक्टर क्या है, सुनिए मेरी बात को। हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में समझा था कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में हम तब पढ़ते हैं जब किसी वोलेटाइल सॉल्वेंट के अंदर किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हैं। लेकिन एक कंडीशन था कि जो सॉल्यूट है वो टूटना नहीं चाहिए, और यानी एसोसिएट और डिसोसिएट नहीं होना चाहिए। देखिए अगर सॉल्यूट का पार्टिकल एसोसिएट और डिसोसिएट होगा तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, इस चीज को समझते हैं। जितने भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं ये डिपेंड करते हैं सॉल्यूट के नंबर्स पर। किस पर डिपेंड करते हैं, सॉल्यूट के नंबर्स पर। तो मान लीजिए कि किसी पर्टिकुलर केस में कोई सॉल्यूट का पार्टिकल, मैं एग्जांपल लेता हूं, जैसे मैंने वाटर के अंदर एक पार्टिकल डाला NaCl का। अब NaCl तो एक इलेक्ट्रोलाइट है, तुरंत टूट जाएगा किसमें, तुरंत टूट जाएगा Na+ और Cl- में। तो समझिए कि मैंने कितना सॉल्यूट का पार्टिकल डाला था, 1, लेकिन पानी के अंदर टूट के हो गया 2। तो जब मैं फॉर्मूला से, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सॉल्यूट के नंबर पे डिपेंड करता है, फॉर्मूला से जब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी निकालूंगा तो वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इस रिस्पेक्ट में आएगा कि मैंने 1 पार्टिकल डाला है। लेकिन एक्सपेरिमेंट से जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का वैल्यू आएगा वो इस रिस्पेक्ट में आएगा कि जो भी हमारा सॉल्यूशन है उसके अंदर टोटल पार्टिकल्स का संख्या कितना है, 2 है। तो इस चीज को समझिए कि अगर कोई पार्टिकुलर पार्टिकल डिसोसिएट यानी टूटता है या जुड़ भी जाता है, अगर जुड़ जाएगा, हम 2 पार्टिकल ऐड किए हैं, वो दोनों जुड़ के अगर 1 पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाएगा, तो उस केस में भी जो हमारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगा उसका एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और थ्योरेटिकल वैल्यू दोनों अलग अलग आ जाएगा। तो इसी गड़बड़ी को दूर करने का काम कौन करेगा, वेंट ऑफ फैक्टर। तो सबसे पहला पॉइंट वही लिखा है कि जब सॉल्यूट का पार्टिकल एसोसिएट या डिसोसिएट होगा तो ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का मतलब जो हम फॉर्मूला से निकालेंगे, जो थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगा उसका वैल्यू एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से अलग आएगा। तो इसी चीज को दूर करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं वेंट ऑफ फैक्टर का। तो वेंट ऑफ फैक्टर इज यूज्ड टू करेक्ट, सही करने के लिए, किसको सही करने के लिए, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को, जब सॉल्यूट डिसोसिएट और या एसोसिएट होगा। मतलब सॉल्यूट जब टूटेगा या सॉल्यूट जुड़ेगा उस टाइम पर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के वैल्यू को ठीक करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं वेंट ऑफ फैक्टर का। समझिए, इधर ध्यान दीजिए, बस थोड़ा सा और बचा है। वेंट ऑफ फैक्टर इक्वल्स ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बट्टा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, मतलब बट्टा कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किसको बोलते हैं, थ्योरेटिकल वाले। यानी हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि I बराबर थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बट्टा एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। उल्टा लिख दिया, उल्टा लिख दिया, उल्टा लिख दिया। जो ऑब्जर्व है मतलब जिसको हमने ऑब्जर्व किया है, ऑब्जर्व मतलब जो रियल है, जो एक्सपेरिमेंट से आया है, यानी एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बट्टा कैलकुलेटेड का मतलब जो थ्योरी से मिला है, लिख सकते हैं बट्टा थ्योरीटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो असली वैल्यू कौन सा है बताइए, तो जो एक्सपेरिमेंट से मिला है वो या जो थ्योरी से मिला है वो, रियल वैल्यू कौन है। तो अगर सॉल्यूट का पार्टिकल डिसोसिएट या एसोसिएट हुआ तो फॉर्मूला में तो हम ये मान के चलेंगे कि सॉल्यूट का पार्टिकल, जैसे फॉर्मूला तो जैसे NaCl टूट के 2 पार्टिकल में कन्वर्ट हो गया, लेकिन अगर हम फॉर्मूला NaCl पर लगा रहे हैं मतलब हम ये मान के चल रहे हैं कि पार्टिकल का संख्या 1 है लेकिन वो टूट के 2 हो गया। तो असली वैल्यू वो है जो एक्सपेरिमेंट से पता चला, क्योंकि हमने फॉर्मूला में ये बात का ध्यान ही नहीं दिया कि कोई पार्टिकल एसोसिएट या डिसोसिएट होगा। तो एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को अगर निकालना है, एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को निकालना है, तो जो भी हमने थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ा है उससे गुना कर दो। किसको गुना कर दो, I को, वेंट ऑफ फैक्टर को। इसका मतलब अगर हमें एक्सपेरिमेंटल वैल्यू को पेपर पे निकालना है तो थ्योरेटिकल वैल्यू में वेंट ऑफ फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका मतलब RLVP जो कि हमने पढ़ा है P0 - P/P0, जो कि
थ्योरेटिकल वैल्यू है RLVP का, अगर इससे असली वाला वैल्यू निकालना है तो इसको I से क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। या फिर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर इसी को साबित किए थे, इसको भी I से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। या फिर हमने पढ़ा डेल्टा TB बराबर KB इंटू M, इसको भी किससे गुना करना पड़ेगा, I से। लेकिन हमने ऊपर ही बात कर लिया भाई कि ये काम तभी करेंगे जब सॉल्यूट का जो भी पार्टिकल होगा वो या तो एसोसिएट होगा या डिसोसिएट होगा, या तो टूटेगा या जुड़ेगा। अगर टूट भी नहीं रहा है, जुड़ भी नहीं रहा है, तो I का कोई मतलब नहीं बनता है। उस केस में हम बोलेंगे I बराबर 1 हो जाएगा, मतलब मल्टीप्लाई करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और डेल्टा TF इक्वल्स होता है KF इंटू M, और इसको भी इंटू कर देंगे I से। और ऑस्मोटिक प्रेशर पाई बराबर होता है CRT, इसको भी मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, I से, यानी वेंट हॉफ फैक्टर से। मतलब वेंट हॉफ फैक्टर जो है मसीहा बन के आया है उस केस में जब सॉल्यूट का पार्टिकल डिसोसिएट हो रहा है या एसोसिएट, मतलब या तो टूट जा रहा है या जुड़ जा रहा है। तो इस काम को कैसे सही करेगा, या वेंट हॉफ फैक्टर को हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, आइए देखते हैं। अच्छा, एक और चीज समझिए, यहां पर वेंट हॉफ फैक्टर में एक टर्म आता है एबनॉर्मल मोलर मास। तो एबनॉर्मल मोलर मास को हम लोग यही समझ लेते हैं, एग्जाम में अगर पूछ दिएगा ना तो आपका छूटेगा नहीं। सुनिए, अगर हम लोग बात करें कि मैंने किसी केस में सॉल्यूट के तौर पे NaCl का इस्तेमाल किया है, तो NaCl में बात करें, Na का मॉलिक्यूलर मास होता है 23 और क्लोरीन का होता है 35.5। इसको अगर ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 58.5। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि हम जिस सॉल्यूट का इस्तेमाल कर रहे हैं उस एक सॉल्यूट के पार्टिकल का मॉलिक्यूलर मास है 58.5। लेकिन होता क्या है, सॉल्वेंट में डालने के बाद वो सॉल्यूट का पार्टिकल तो टूट चुका है, तो मेरे एक पार्टिकुलर सॉल्यूट का मोलर मास इतना नहीं रहा, अब वो घट के कितना हो गया है, इसका 23 और इसका 35.5। तो एवरेज निकालेंगे तो कहीं ना कहीं 29 के आसपास आएगा। मतलब जहां मैं फॉर्मूला में ये लगाऊंगा या ये मान के चलूंगा कि मेरे एक सॉल्यूट पार्टिकल का मोलर मास 58.5 है, वहीं अब एक सॉल्यूट पार्टिकल का मोलर मास कितना हो गया है, 29। इसी को बोलते हैं एबनॉर्मल यानी अजीब मोलर मास। अगर आपसे पूछा व्हाट इज एबनॉर्मल मोलर मास तो क्या लिखिएगा कि जब सॉल्यूट का पार्टिकल डिसोसिएट या एसोसिएट होता है तब जो थ्योरेटिकल मोलर मास होता है वो अलग हो जाता है एक्सपेरिमेंटल मोलर मास से। यानी या आप ऐसे भी लिख सकते हो कि जब हम लोग या जब सॉल्यूट का पार्टिकल डिसोसिएट या एसोसिएट होता है उस टाइम एक पार्टिकुलर सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास बढ़ता या घटता है, टूटा है तो घट गया है और जुड़ेगा तो बढ़ जाएगा। तो वो जो अलग मॉलिक्यूलर मास आता है उसी अलग मॉलिक्यूलर मास को एबनॉर्मल मोलर मास कहते हैं। क्लियर है? तो अभी हमने देखा कि अगर हमारे पास कोई ऐसा सॉल्यूट है जो टूट सकता है या जुड़ सकता है, और कौन सा वैसा सॉल्यूट है जो टूटता है, तो इलेक्ट्रोलाइट्स टूटते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे KCl है, जैसे NaCl है, जैसे K2SO4 है, ये सब अपने आयंस में टूट सकते हैं। तो इन सब केस में I का इस्तेमाल होगा। जुड़ता कौन है, तो एसिटिक एसिड जुड़ता है। मतलब अगर मान लीजिए हमारे पास CH3COH, अगर मान लीजिए हम एसिटिक एसिड का इस्तेमाल कर रहे हैं, बेंजीन सॉल्यूशन में अगर डाल देंगे इसको, तो दो एसिटिक एसिड का पार्टिकल मिल करके डाइमेराइज हो जाएगा और ये डाइमेराइज होकर के एक पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब पहले दो पार्टिकल था और अब मिलके एक पार्टिकल हो गया, तो इसको बोलते हैं एसोसिएशन। और अगर KCl टूट जाएगा K+Cl-, इसको बोलते हैं डिसोसिएशन। तो आप सिंपल सा बात समझिए कि अगर एसोसिएशन या डिसोसिएशन का केस है और हम किसी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को कैलकुलेट कर रहे हैं तो जो भी फॉर्मूला है उसमें I से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सुनिए, अब ये भी बात काफी बार ऑब्जेक्टिव में पूछा है कि जो I का वैल्यू होगा वो डिसोसिएशन के केस में 1 से ज्यादा होगा, एसोसिएशन के केस में 1 से कम होगा, और आइडियल सॉल्यूशन या उस केस की बात करें जब डिसोसिएशन भी नहीं होगा, एसोसिएशन भी नहीं होगा, या फिर जो भी हमारा सॉल्यूट का पार्टिकल है वो इलेक्ट्रोलाइट नहीं होगा, तब टूटेगा भी नहीं, जुड़ेगा भी नहीं, तो वैसे केस में I बराबर 1 हो जाएगा। टूटेगा तो 1 से ज्यादा,
है ना, लिख लीजिए यहां पर कि टूटेगा तो एक से ज्यादा, जुड़ेगा तो एक से कम, और कुछ भी नहीं होगा, न टूटेगा न जुड़ेगा। तो आई बराबर कितना होगा 1। सर ये आई का वैल्यू 1 से ज्यादा होगा, 1 से कम होगा, ये तो बता दिए। ये बताओ आई के वैल्यू को कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो आइए हम लोग सीखते हैं आई के वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करते हैं। सिंपल सा टर्म है, सिंपल सा बात है। जैसे एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट है NaCl, ये टूट जाएगा किसमें, Na+ और Cl- में। और अगर मुझे इसका आई यानी वेन थॉ फैक्टर कैलकुलेट करना है तो सीधा याद रखिए, टूटने के बाद कितना बट्टा टूटने से पहले कितना। टूटने के बाद कितने लोग हो गए, 2 लोग, तो 2, टूटने से पहले कितना था 1, तो आई बराबर कितना हो जाएगा 2। तो जब जब टूटेगा तो टूटने के बाद में ज्यादा ही होगा ना, तो ऊपर बड़ा नंबर होगा नीचे छोटा, तो टूटने वाले केस में आई हमेशा 1 से ज्यादा होगा। याद रखें फॉर्मूला क्या है, टूटने के बाद कितने मोल्स बट्टा टूटने से पहले कितने मोल्स। आई का क्या फॉर्मूला है, टूटने के बाद बट्टा टूटने से पहले। इसी से हम लोग क्या कर सकते हैं, आई निकाल सकते हैं। अब मान लीजिए एसिटिक एसिड का केस लेते हैं, तो CH3COH का मान लीजिए 2 मॉलिक्यूल है ना, इसको हम लोग बेंजीन में जब ऐड करते हैं तो ये जुड़ के ये डाइमराइज होकर के एक पार्टिकल में कन्वर्ट हो गया पूरा। तो इसके लिए आई निकालिएगा तो टूटने के बाद 1 है और टूटने से पहले 2, तो आई का वैल्यू कितना आ गया 0.5। क्लियर है। वैसे ही आगे इन सारे क्वेश्चंस में हम लोग आई का वैल्यू निकाल सकते हैं। अभी हमने निकाला NaCl किसमें टूटेगा, Na+ और Cl-, तो आई बराबर हो जाएगा टूटने के बाद 2 लोग और टूटने से पहले 1 लोग, यानी आई बराबर हो जाएगा 2। यहां बात करें तो थोड़ा वैलेंसी का आइडिया होना चाहिए। K पर होता है +1 चार्ज, 2 पोटेशियम है तो 2K+ और टूटेगा SO4 2-, मतलब ये सल्फेट आयन और सल्फेट आयन पर 2- चार्ज होता है। तो पोटेशियम पर +1, 2 पोटेशियम है तो 2K+ और SO4 2-, तो आई का जो भी वैल्यू आएगा वो टूटने के बाद 3 बट्टा टूटने से पहले 1, तो आई बराबर 3। तो काफी बार हमसे सवाल देके पूछता है इन 4 ऑप्शन में से किसका आई का वैल्यू सबसे ज्यादा होगा, तो जो सबसे ज्यादा आयंस में टूटेगा उसका वैल्यू सबसे ज्यादा होगा। आइए Al2SO4 की बात करें, ये टूटेगा Al, 2 है ना, 2Al और 1 एल्यूमिनियम पर 3+ चार्ज होता है ना, और 1 मिनट 3 2 6 और ये गलत है, Al2SO4 का होल थ्राइस कर लीजिए है ना, 2Al3+ और ये टूटेगा SO4 है ना, 3SO4 2- में। वैलेंसी बैलेंस नहीं था, सवाल ही गलत हो जाता। Al2SO4 का होल थ्राइस मिलेगा, तो 1 एल्यूमिनियम पे 3+ चार्ज, तो 2 एल्यूमिनियम पर कितना हो जाएगा इतना, ठीक है। तो कितना टूटने के बाद कितना 2Al और 3SO4, तो टूटने के बाद कितने मोल 3 2 5 और टूटने से पहले 1, तो इसका आई बराबर 5। बाकी इसका अगर आपको आई का वैल्यू पता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं। जो भी बच्चे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पढ़े हैं मैं उनको बताया हूं कि किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को कैसे तोड़ते हैं, गार्डन और घर वाला कॉन्सेप्ट बताया था। तो बस आपको करना कुछ नहीं है, टूटने के बाद कितने बट्टा टूटने से पहले, तो टूटने से पहले तो 1 ही है, टूटने के बाद कितना बट्टा टूटने से पहले कितना करो और आई का वैल्यू निकाल लो। और अब कहीं ना कहीं ये जो चैप्टर है हमारा, मैंने इस पूरे चैप्टर को खत्म किया है, सारे टॉपिक्स को कवर किया हूं। तो कोई भी टॉपिक से अगर सवाल आता है तो इस चैप्टर में आपका छूट नहीं सकता है। अब मैं एक और बात एडिशनल बता देता हूं कि ये जो भी फॉर्मूला था ना वेन थॉ फैक्टर का, ये तब लागू होगा जब हमारा इलेक्ट्रोलाइट 100% टूटेगा। अगर 100% नहीं टूटेगा, 100% नहीं टूटेगा मतलब वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का आई निकाल सकते हो आप लोग। इसका फॉर्मूला होता है आई बराबर होता है आई बराबर हो जाएगा 1 + अल्फा n-1। अब सुनिए, कोई भी वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है ना
तो उस वीक इलेक्ट्रोलाइट का एक अल्फा होता है जिसको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहते हैं। तो अल्फा वही डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, और एन होता है कि कितने आयंस में टूटा है, नंबर ऑफ आयंस आफ्टर डिसोसिएशन। ठीक है, तो इससे आप लोग किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट के आई यानी वेंट ऑफ फैक्टर का वैल्यू निकाल सकते हो। ये हो जाएगा, ये कौन से केस के लिए है, डिसोसिएशन वाले केस के लिए। लेकिन वहीं पर अगर एसोसिएशन वाला, जुड़ने वाला केस हो, तो आई बराबर हो जाता है 1 प्लस अल्फा 1/n-1। ठीक है, जहां पर अल्फा अगेन वहां पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, यहां पर अल्फा हो जाएगा डिग्री ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, और जो n है वो जुड़ने से, जुड़ के कितने हो गए उसका वैल्यू बस पुट कर दोगे। मतलब ये एग्जाम में नहीं पूछता है, बट फिर भी इन केस सब कुछ मैंने कवर किया था अल्फा के लिए, तो मैंने इसको भी बता दिया। ध्यान रखेंगे इस फॉर्मूला को भी, डिसोसिएशन के केस में i बराबर 1 प्लस अल्फा n-1 और एसोसिएशन के केस में i बराबर 1 प्लस अल्फा 1/n-1। तो कंप्लीट हुआ हमारा ये चैप्टर। तो आपको क्या करना है, फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर लेना है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इस वीडियो को शेयर कर लो, और 7 तारीख को मामला सेट करने के लिए तैयार हो जाओ। इस चैप्टर पे भी और भी बहुत सारे कंटेंट्स आएंगे। इस चैप्टर पे मैं ऑर्गेनिक से रिलेटेड भी कंटेंट्स ऐड करूंगा। अभी फिलहाल आप अपने स्तर से जैसे रिवाइज कर रहे हो रिवाइज करो, और रिवीजन के दौरान आपको जो भी दिक्कत आ रहा है आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताओ। धन्यवाद।